नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ला, आपका बेहद स्वागत है। मित्रों, हमारे देश में विद्वत्ता की एक परंपरा रही है, लेकिन विद्वत्ता शब्द में हमेशा नुक्तापाई की कमी कर दी जाती है। जब रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत बड़ा काम किया तो उनको भी मर्दानी कहा गया कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन आज हम आपका परिचय तो बहरहाल हो चुका है, लेकिन मैं आपका परिचय अपनी तरफ से करवाने जा रहा हूं। विदुषी हैं गृह विज्ञान की, और आप लोग लगातार उनसे पढ़ते रहते हैं, मार्गदर्शन लेते रहते हैं। किसी भी विषय में रागात्मकता कैसे आ सकती है, विषय आपके लिए ग्राह्य कितना हो सकता है, आप अगर अंग्रेजी में कहते हैं इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है। जैसे गणित होता है तो उसमें राग नहीं होता है, लेकिन कुछ अध्यापक ऐसा पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई राग के जैसे आपके कानों तक जा रहा है और हृदय में समा जा रहा है। ठीक वैसे ही जब गृह विज्ञान मैम पढ़ाती हैं तो जो लोग नहीं भी विज्ञान के छात्र हैं, गृह विज्ञान पढ़े हैं, कोई दूर तक नाता नहीं है, तो सोचते हैं कि 10 मिनट देख लेते हैं मैम क्या पढ़ा रही हैं। तो ये अध्यापक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे ही विदुषी अध्यापिका जो कि इस विषय में अपना पूरा जीवन दे चुकी हैं। बहुत सारे अध्यापक आप देखते हैं टीजीटी पीजीटी की भर्ती आती है तो वो भी पढ़ाने लगते हैं कि मैं तो पढ़ा लूंगा, कोई बात नहीं, भले मेरा होम साइंस नहीं रहा है, मैंने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन क्या है होम साइंस, मैं पढ़ा लूंगा। लेकिन मैम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है होम साइंस के लिए, और इसके लिए मैम पूरी तरह से तैयार है और लगातार बातचीत करती रहती हैं छात्रों से, उनकी समस्याओं का समाधान भी करती रहती हैं। आज थोड़ी सी बातचीत करेंगे उनसे, और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज प्रयागराज की पावन धरती पर मैम और सर भी आए हैं। तो सर का नाम और सर का परिचय मैं सर से स्वयं लूंगा, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको बता दे रहा हूं कि भूगोल के लिए बहुत बड़ा नाम है और बहुत सारे लोग हो सकता है कि परिचित हो, पहले से जानते हो, और इलाहाबाद की इस पावन धरती से उनका भी बहुत जुड़ाव रहा है। तो संस्थान के लिए बहुत ही सुखद पल है, गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि दाम्पत्य के रूप में वो आए हैं और उनका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं किरण मैम को आमंत्रित करूंगा और विनय सर से मैं प्रार्थना करूंगा कि मैम को वो पुष्पगुच्छ देकर एक औपचारिकता के तौर पर, क्योंकि मैम स्वयं संस्थान की हैं, और तो इनका हम लोग फोटो जरूर ले लेते हैं, क्योंकि बाद में ये कहने का मौका न रहे। और अब मैं सर को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और पुष्पगुच्छ लें। अब मैं सर से चाहूंगा कि वो अपना स्वयं परिचय दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसा कि सर ने आपको बताया, मैं डॉक्टर बीवी सिंह। अब प्रयागराज में आए हैं तो प्रयागराज से मेरा वास्ता काफी पुराना रहा है। यूं कहा जाती है, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारी कर्म भूमि है, और यहाँ से मैंने 10+2 से लेकर डॉक्टरेट तक सब कुछ यहीं से किया है, और इसके कण कण से हम वाकिफ हैं, और इसका कण कण हमारे दिलो दिमाग में है। देखो, जैसे आपसे जो मैं रूबरू हो रहा हूं, तो इनफॉर्मली कहा जाए प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ बातें होती रही होंगी, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में कुछ बातें आपसे मैं करना चाह रहा हूँ। आप स्टूडेंट हो, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो, और ये जो विश्व है ना, प्रतियोगिता का विश्व जिसे कंपटीशन वर्ल्ड कहते हैं, इसमें सब कुछ अदृश्य है, सिर्फ दृश्य एक है कि आपको जाना कहाँ है, टारगेट। लेकिन जाने का जो रास्ता है वो कैसे तय करोगे, ये डिपेंड करता है कि आपकी पहुंच कहां तक है, उसको समझते हो या नहीं समझते हो। और इसमें जैसे कहा गया कि ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, एक सिनेरियो के अंतर्गत चलते हैं, घटनाक्रम होता है, कहाँ जाएं, कैसे करें, कैसे तैयारी करें। तो उसके लिए
निश्चित रूप से एक नाविक या निर्देशक की जरूरत होती है। जैसे नाविक और निर्देशक का नाम लिया तो वो कार्य शिक्षक करते हैं। तो मैं अक्सर क्लास में भी बोलता हूं बच्चों से कि देखो, एक दीपक है, दीपक जब तब प्रकाश करता है जब वो जलता है, तो आपको भी जलना पड़ेगा। अगर पूरे विश्व की बात करें या पूरे सौर परिवार की बात करें, कम से कम सौर परिवार की बात करें या विश्व की बात करें, तो यहाँ जो भी प्रकाश है, जैसे अभी हमारे पास जो प्रकाश आ रहा है, हो सकता है कि यह मैन मेड इंस्ट्रूमेंट के कारण या जो टेक्नोलॉजी उसके कारण आ रहा है, लेकिन अंतिमतम रूप से प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है। तो सूर्य हमें प्रकाश देता है, जीवन देता है, लेकिन उसको जलना पड़ता है। कहने का मतलब कर्म करना पड़ता है। तो जीवन में जब भी आपको आगे बढ़ना है, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन जो आप वर्क कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, जिस डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, उस डेडिकेशन को कोई परखने वाला हो या आपके उस जो लक्ष्य लेकर चल रहे हो उस पर आप समर्पित हो या राइट डायरेक्शन है या नहीं, तो उसके लिए एक शिक्षक आपको चाहिए। और शिक्षक का सबसे बड़ा मूलभूत जो गुण होता है यही होता है कि जो बच्चे हैं उनको निरपेक्ष रूप से क्या करे, एक मार्ग निर्देशक के रूप में अच्छा सा डायरेक्शन दे और वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। तो ये जो संस्थान है, इस संस्थान ने निरपेक्ष रूप से, निरपेक्ष का मेरा मतलब है कोई यहाँ सापेक्षता नहीं है। चलो पैसे तो सब कमाते हैं, हमारी मजबूरी है और आपकी भी मजबूरी है, पैसा कमाने के लिए सारा कुछ करते हो। कहा जाता नहीं, जो भी हमारी आवश्यकता के लिए प्रयास किया जाता है। तो संस्थान निरपेक्ष रूप से आपके लिए कार्य कर रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक कहा जाए कि अर्जन यानी आर्थिक अर्जन की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, निरपेक्ष रूप से काम कर रहा है ताकि आप क्या करें, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। तो इस तरह से आप प्रयास करो, प्रयास ही हमारे हाथ में, लगातार आप प्रयास करते रहें और एक दिन आपको निश्चित रूप से आपका वो जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है वो मिलेगा। और समस्त और इसके बाद अंत में मैं पूरे टीचर एकेडमी के जो यहाँ पर लोग हैं, शिक्षकगण या जो मैनेजमेंट है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार बीवी सिंह सर। आज भूगोल के बहुत ही प्रख्यात विद्वान हैं और विद्वान अगर प्रयागराज से हो, उसकी कर्मभूमि प्रयागराज की हो, तो उसकी विद्वत्ता में और चार चांद लग जाते हैं। तो बहुत ही सम्मान के साथ मैं मैम को आमंत्रित करूंगा कि वो आज मेरे साथ बातचीत करेंगी। अभी तो वो अकेले अकेले ही बात करती थी, यहाँ पर से कोई प्रमोशन होता था तो हम लोग अकेले ही बात करते थे। तो राजस्थान की जो आन बान शान है और यूपी से भी मैम का बहुत लगाव है, जन्मभूमि भी यूपी रही है, तो शिक्षा दीक्षा का भी बहुत प्रभाव यूपी का है। तो दो राज्यों का जो आपसी मेल है वो इनके ज्ञान में भी देखने के लिए मिलता है और शायद इसी वजह से ये हम लोगों से थोड़ा सा आगे चली जाती हैं। हम लोग एक ही राज्य तक सीमित रह जाते हैं। तो मैम से हम बात करेंगे आज। मैम, जैसे गृह विज्ञान के विषय में थोड़ी सी आज बात करनी है। पहला क्वेश्चन इतना मीठा क्यों पढ़ाती है? और कैसे पढ़ाती है? तो वही मैं कह रहा, जैसे हमारे यहाँ कुछ सीनियर टीचर हैं, उनको वृद्ध नहीं कहता हूं क्योंकि उनके घर से शिकायत आ जाती है। तो कुछ टीचर ऐसे हैं जो आपका वीडियो देखते हैं और उनका होम साइंस से कोई नाता नहीं है, फिर भी वो आपका वीडियो देखते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ लहजा अगर वहां से मिल जाए कि कैसे मैम पढ़ाती हैं, शब्दों का चयन किस प्रकार से करती हैं और सारी चीजों को वो कैसे कोरिलेट कर देती हैं विषय के साथ, जिससे विषय में और ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये कहाँ से आपने सीखा, कैसे आपकी जर्नी रही होम साइंस के साथ? ये एक्चुअली सीखने का काम नहीं होता है, क्योंकि विषय ही मेरे साथ जुड़ा हुआ है गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान में आपको पता ही है हम कई सारे यूनिट्स पढ़ते हैं और जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट जो है गृह प्रबंधन है। ठीक है, तो परिवार के अंदर आपको पता है हमारे परिवार में जो है न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के और 100 साल के एक वृद्ध भी जो है शामिल हो सकते हैं। तो हर किसी के साथ हम कैसे बात करें, कैसे उनकी बात को सुने, कैसे हम समझें, क्या टोन होना चाहिए, तो हर किसी के साथ एक ही लैंग्वेज नहीं यूज की जा सकती है। सेम यदि मैं देखूं तो प्रोफेशन जो मेरा है, जैसे मैं एक शिक्षिका हूं और शिक्षिका के साथ साथ मैं एक बिजनेस पर्सनालिटी भी हूं, तो डेली बेसिस पे जो इंटरेक्शन होता है
तरह तरह के लोगों से होता है, कुछ बिल्कुल ताबड़तोड़ एकदम से आके बरस जाते हैं तो उनको सुनना पड़ता है, भाई ये ताबड़तोड़ क्यों रहा। तो कुछ सेकंड रुकने के बाद, सांस लेने के बाद समझ में आता है कि अच्छा ये बरसात इस कारण से हुई है। कुछ लोग इतने इत्मीनान से बोलते हैं कि उनके लिए धैर्य रखना पड़ता है कि नहीं, आराम से नहीं सुनेंगे तो उनकी बात को नहीं समझ पाएंगे। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जो है, हमेशा जब भी आप कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं, जब भी आप अनुभव लेते हैं ना, तो मैं हमेशा देखिए बच्चों को पढ़ाते समय भी बोलते रहती हूँ, ये बच्चे देख रहे होंगे जो क्लास के बच्चे, उनको समझ में आता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो अनुभव आपके पास होता है ना, वो अनुभव आपके लिए जीवन भर के लिए रास्ता दिखाता है। हम क्या आगे कर सकते हैं, क्या चीज हमें पीछे छोड़ देना है, ये हमें कुछ ना कुछ जो हम लोग करते हैं ना, जो भी काम करते हैं, उस काम के अनुभव, उससे के रिजल्ट से आता है, और वही रिजल्ट जो है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होता है और वही हमें आगे लेकर के चलता है। और शिक्षण के क्षेत्र में तो टीचिंग एप्टीट्यूड के मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं। मैं बच्चियों को बार बार बोलती हूँ कि मुझे विषय आगे लेके चलना है। मैं बार बार कहती हूँ और आज भी कहूंगी, मेरा काम तुम सबको गृह विज्ञान की एक अच्छी शिक्षिका बनाना है। सरकारी शिक्षिका बनना ये तुम्हारे अपने हाथ में, ठीक है, ये तुम्हारे अपने हाथ में, तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारे चैलेंजेस हैं। मैं ऑल द टाइम, पूरे टाइम में कहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे सैकड़ों सैकड़ों लोग जो है वो खड़े हों, मुझसे और आगे जाएं, इस विषय को आगे लेकर के जाएं। आप लोग देखिए, जो लोग गृह विज्ञान विषय के अभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोगों ने अभी तक केवल यही सुना था ना कि जिसको आप कहते हो आप गृह विज्ञान से तैयारी करो, वो कहते हैं खाना बनाने वाले विषय से। आप लोगों को प्राउड फील होना चाहिए। कॉलर वॉलर पहन रखा है तो ऐसे ऐसे ऊंचा कर लो कि आप वो विषय पढ़ते हो, जिसको जब मैम पढ़ाती हैं, मेरे जैसे टीचर पढ़ाती है, तो बायो के सर भी देखते हैं, मैथ के सर भी देखते हैं, हमारे हिंदी वाले सर भी देखते हैं। तो अलग अलग विषयों के लोगों की नजर जो है वो रुकती है जब आप बोलते हैं, आप वो विषय पढ़ते हैं। तो इस विषय से आप इसको लेकर के आगे बढ़िए। ये आपको डाउन करने वाला विषय नहीं है, ये आपको करियर में आगे लेकर के चलने वाला विषय है। और ये मैनेज करने का जो तरीका है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हमारे तो कोर्स में सर 90% फीमेल ही हैं, तो फीमेल्स के साथ जो है हमेशा कुछ बेड़ियां होती हैं, कुछ बंदिशें होती हैं, कुछ समय को लेकर के काफी कुछ मैनेज करके जो है उनको अपने करियर में भी आगे बढ़ना है। घर परिवार, बच्चे, पति देव एंड सास ससुर सबको लेकर के चलना है, साथ में पीहर भी है, पड़ोसन भी है, पड़ोसी भी है, सभी हैं, तो लेकर के चलना है। तो ये चीजें जब लेकर के चलना है तो ये एक्सपीरियंस से ही आएगा। गृह विज्ञान सदैव कहती आई हूं और आज भी कहूंगी, प्रयोगात्मक है। जितना जिएंगे ना वो मजा आएगा। घोटने की कोशिश करेंगे तो मैथमेटिक्स नहीं है, घोट नहीं पाएंगे इसको। तो वो मैं जीती हूं, इसलिए मैं, हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि मीठा कैसे बोलते हैं, क्योंकि मैं इस विषय को जीती हूं। मैं पढ़ती नहीं, मैं रटती नहीं, और पढ़ाने के लिए मेरी प्रिपरेशन केवल पॉइंट की होती है कि बच्चों को वो दिया जाए जिसकी जरूरत है उनको। मैं केवल और केवल इस पे फोकस रहती हूँ। बाकी मेरे को ना तो उनको बोलने के लिए रटना है, ना समझाने के लिए रटना है, और गलती पे डांटूंगी ये तो मेरा हक है। मैं पहले इनको समझा चुकी हूँ। कई बार मैंने ये देखा है कि YouTube पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लोग व्यूज के लिए बहुत अलग तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, लेकिन मैम जो है एकदम कंटेंट पे बात करती हैं। और जैसे कुछ प्रश्न है जो परीक्षा में नहीं भी आने वाले हैं, लेकिन उस प्रश्न को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि लगता है कि अरे मैम ने तो बहुत डिफरेंट टाइप का बता दिया, इसने अभी तक किसी ने बताया ही नहीं था। भले वो परीक्षा में ना आए, क्या करते हैं छात्र दिग्भ्रमित हो जाते हैं और उस तरह के प्रश्नों की तैयारी चालू कर देते हैं। भले वो प्रश्न अच्छे हैं, कठिन है, लेकिन वो उस स्तर के नहीं है। तो मैम के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, और इसी वजह से मैम के पढ़ाए हुए छात्र सेलेक्ट होते हैं, चयनित होते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि हर तरह की भर्तियों में, जैसे आप किसी टीचर से बात करिए कि सर टीजीटी पढ़ाना, सर टीजीटी पढ़ा लूंगा, पीजीटी नहीं पढ़ा पाऊंगा। सर यूजीसी पढ़ाना, सर मैं यूजीसी नहीं पढ़ा पाती, अगर मुझसे आप चाहें तो पीजीटी पढ़वा ले। तो एक ऐसा अध्यापक होना चाहिए, अगर शिक्षक भर्तियों की बात की जाए, अगर कहीं होम साइंस आ रहा है तो शुरू से लेकर अंत तक अकेले दम पे खड़े होकर पढ़ा दे कि मैं सब कुछ पढ़ा सकती हूँ। बस मैम के पास समय की कमी रहती है, और वो मैम बताया कि उन्होंने सारा प्रबंधन कर रखा है,
बिल्कुल, बच्चों को पता है भाई, बच्चे लाइव भी देखते हैं, मुझे यूट्यूब पे भी देखते हैं, पेड बच्चे, उनको ही पता है। बहुत सारे कामों के साथ, क्योंकि ये चीजें वो लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत सारे कामों के साथ जो है ये पढ़ाना भी एक वर्क है। और कुल मिला के समय संसाधन 24 घंटे ही है मेरे पास भी, और मुझे उस 24 घंटे में बहुत कुछ मैनेज करना होता है। तो उस बहुत कुछ में फिर भी प्रायोरिटी जो है हमेशा हमेशा मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं। हमेशा हर एक काम से पहले मेरे स्टूडेंट्स मेरी प्रायोरिटी है। मुझे कभी इस बात की शर्म नहीं आई कि आज अगर मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मेरे को पूरे टाइम जो है वो सोते समय भी खुतर पुतर चलती रहेगी कि कल क्लास में ये बता देना है, क्योंकि मैं बच्चों को नहीं बता पाई हूँ। अगर मैंने कुछ गलत बता दिया, जो कि किताबों में कई बार गलत होता है, और उसके ऊपर अगर मेरा दिमाग चला गया, मैंने उसको सर्च किया, फाइंड आउट किया, और वो कंटेंट मुझे कुछ दूसरा चल रहा है, तो बिलीव कीजिए मैं दूसरे दिन इस बात से भी शर्मिंदा नहीं होती हूँ कि बच्चों को मैं बोल दूं यार ये गलत ऐसे हो गया था और आपको ये सही पढ़ा, मतलब ये चीज सही है। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती हूँ, कभी भी नहीं चाहती हूँ कि विषय में आप गलत सीखें। आप जो सीखें वो परफेक्ट सीखें, जो भी सीखें परफेक्ट सीखें। आपको उसके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे मैं आपको कॉन्फिडेंटली पढ़ाती हूं, आप मुझे, मतलब आज तक तो देखो किसी ने चैलेंज नहीं किया कि मैडम आपने ये पढ़ा दिया मुझे, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया मेरे पास एविडेंस है, मैंने मौलिक पुस्तकों से पढ़ाया है। अब आप गाइडों को ये प्रैक्टिस सेट की इनकी उनकी बातें लाते हैं तो मैं खुला बोल भी देती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो ज्ञान है, वो मेरी बेसिक किताबों की है। जो विषय मुझे कहता है कि ये ही पढ़े जाना चाहिए, इन्हीं के नंबर आ सकते हैं, तो आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो जब मुझे नहीं कर सकते हो तो मैं क्यों चाहूंगी कि मेरे बच्चों को भी कल को चैलेंज करें। तो आप भी अपनी तैयारी इस तरीके की स्ट्रांग रखिए। आप जो कहिए, आपके शब्द ऐसे निकले कि उनको कोई चैलेंज ना कर पाए। एंड यस, शब्दों का प्रयोग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप कहाँ क्या शब्द प्रयोग में ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देखो ये रट के नहीं आएगा। ये बार बार जब बोलोगे ना, जब पढ़ाओगे ना, तब उससे ऑटोमेटिक ही जो है आप सीख जाएंगे। मैम, जैसा कि हम लोग को मालूम है कि आपको कई पुरस्कार मिल चुके हैं राज्य स्तर के और केंद्र स्तर के, और इसके बाद भी आप बहुत सहज हैं। इसके पहले मेरा जो एक्सपीरियंस था, अगर मैं कभी बात करता था, टीम मेंबर्स थे, अगर वो फीमेल हैं तो एक तरफा ही संवाद होता था, वो केवल बोलती थी, मैं सुनता था, और डरा सा वो मैं विनय सर को कहता था कि सर आप इनसे बात कर लीजिए। लेकिन आपसे बात करने के बाद ये थोड़ी सी धारणा टूट गई कि नहीं, कोई सुनने वाली फीमेल भी हो सकती है जो बात को आसानी से सुनेगी, फिर उसके बाद उसका रिस्पॉन्स करेगी। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा और कई चीजें बदलाव में आई। बहुत सारी चीजें मैं मैम से सीखता रहता हूं। आज जो प्रमुख मुद्दा है वो 3 भर्तियों को लेकर है। एक तो अभी जैसे मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है, यूजीसी नेट के फॉर्म आ चुके हैं, और जो यूपी में टीजीटी पीजीटी की प्रक्रिया चल रही है, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के फॉर्म आ सकते हैं। तो अभी जैसे छात्र क्या करते हैं, खास करके जो महिलाएं हैं जो होम साइंस की तैयारी करती हैं, उनके पास पढ़ने का बहुत कम समय होता है और तरह तरह की समस्याएं भी उनके पास रहती हैं। पढ़ने भी बैठती हैं तब भी उनके दिमाग में चलता रहता है कि किचन में क्या रख के आई हूं। तो ऐसे में क्या करें कि कंसंट्रेशन उनका बना रहे। दूसरी चीज ये है कि कब पढ़ाई करने का सही समय होता है, क्या फॉर्म आ जाए तब वो तैयारी शुरू करें, या फॉर्म आने तक उनकी तैयारी पूरी रहे, रिवीजन करें, प्रैक्टिस कैसे करें, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए सर, एक बात जो है ना, जग जाहिर है, और जब बच्चा पैदा होता है ना, जब से मुझे लगता है वो समझना सीखता है, तब से उसको वो कछुआ और खरगोश वाली स्टोरी सुनाई जाती है, सिखाई जाती है। तो कछुआ और खरगोश वाली स्टोरी जो है ना, वो हमारी अपनी लाइफ में भी जो है एप्लीकेबल होती है, एकदम एग्जैक्टली हूबहू एप्लीकेबल होती है। और विशेष करके जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, 100% कहानी यही होती है। ठीक है, जैसे ही फॉर्म आता है हमारी स्पीड खरगोश वाली होती है। फॉर्म आया, उसके बाद डेट नहीं आई, हम बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ जो है फॉर्म को भरते हैं। कुछ दिन तक हमारा जो है वो कंटिन्यू रहता है। उसके बाद देखते हैं कि अरे एग्जाम की डेट नहीं है, फिर वापस जो है हम डल पढ़ते जाते हैं। फिर एकदम से एक दिन किसी न्यूज़पेपर में आ गया, व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया, टेलीग्राम ग्रुप में आ गया, या किसी ने वीडियो बना दिया यूट्यूब पे, गलती से हम फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, अचानक से देख लिया कि अरे ये भर्ती आने वाली है। उस दिन वापस हम कछुए की चाल हो जाते हैं, सॉरी खरगोश की चाल हो जाते हैं। फिर वापस देखते हैं अरे नहीं ऐसे तो कुछ भी नहीं था, फिर वापस हम खरगोश कछुआ, ये कछुआ खरगोश कछुआ खरगोश
खरगोश खरगोश हम क्या करते हैं, करते ही रह जाते हैं। और याद रखिएगा, चयन वही लेता है जो शुरू से कछुआ बना हुआ था और अंत समय तक कछुआ है। आपको दिखाया नहीं उसने, लेकिन चयन सिलेक्शन जो है वो उसी बंदे का होता है या उसी का जो है प्रतियोगी परीक्षा में होता है। तो खरगोश की तरह चलना, मैं ये नहीं कहती, मना नहीं कर रही हूं कि आप ना चले लाइफ में, आप खरगोश चाल जो है वो ना चले, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, आपका फॉर्म कब रीओपन हो रहा है, कब संभावित डेट्स आपके एग्जाम्स की आ रही हैं, उसके हिसाब से आप सबसे पहले अपने सिलेबस के कंटेंट को मिलाइए। बहुत जरूरी फैक्टर है, बहुत जरूरी फैक्टर है। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बोर्ड है, कमीशन है, हर किसी ने आपको एक पाठ्यक्रम प्रोवाइड कर रखा है। आप उस पाठ्यक्रम को पहले लें, उसके बाद पाठ्यक्रम के अनुसार जो संभावित आपको एग्जाम की डेट लग रही है, आप उसको खंड वाइज बांटे। अब देखिए, मैंने आपको ये क्यों कहा, क्योंकि कईयों के पास 4 घंटे का पढ़ने का समय हो सकता है, कईयों के पास 2 घंटे का समय होता है, और कईयों के पास हो सकता है कि 8 घंटे 16 के अलावा 16 घंटे वो पढ़ ही रहे होंगे। कई मुझे ऐसे मिल जाते हैं कि टीजीटी की तैयारी सर 16 घंटे 18 घंटे कर रहे हैं, तो मैं बहुत हाईली मोटिवेट होती हूँ उनको देख के कि यूपीएससी की तैयारी करने में भी हम तो बेवकूफ थे, हमने तो इतना समय ही नहीं दिया। तो वो चीज होता है, तो कई लोग ऐसे करते हैं। तो ये आपके पास जो समय संसाधन है, आपके पास टाइम मैनेजमेंट क्या है, कैसे है, अगर आप इसको बांट लेते हो। अब देखो, सर ने जो बात मुझसे पूछी कि कई लोग घर में भी काम करते हैं, काम करते करते अपने ऑफिस के भी काम होते हैं, तो कैसे समय बांट सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस के हिसाब से अपने पर डे का समय निर्धारित कीजिए। अब अगर उस सिलेबस के हिसाब से आपके हिस्से 3 घंटे आ रहे हैं, अब उस 3 घंटे को आप अपने रेगुलर लाइफस्टाइल के साथ बांटिए। ठीक है, अब जैसे आप बांट रहे हैं कि सुबह 6 बजे आप उठ रहे हैं, लेकिन एग्जाम तो देना है भैया, नौकरी तो सबको प्यारी है, वो भी सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो आप 5 बजे उठना चालू कीजिए ना, 1 घंटा टाइम दीजिए उसको, 1 घंटा आप सुबह निपटा लीजिए। उसके बाद दोपहरी के समय में जब सबको आपने खिला पिला लिया, अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप ऑफिस में है, लगता है कि लंच आज थोड़ा सा आपका लंबा हो रहा है, दूसरे लोग जो है गॉसिप्स में लगे हैं, चैटिंग्स पे लगे हैं, इधर उधर लगे हैं, आपको कौन मना करता है, आप अपने नोट्स को खोलिए ना, आराम से उसको रिवीजन कीजिए। उसके बाद आप घर आते हैं, सारा काम करने के बाद देख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रही हूँ। दुनिया को लगता है काम करने के बाद हम थक गए हैं, हम थक गए हैं, हम थक गए हैं, लेकिन जिसको सरकारी नौकरी और जिसको एक सीट दिखेगी ना, वो कभी भी थकेगा नहीं, कभी भी नहीं थकेगा। उस एक सीट के कारण वो हमेशा क्या रहेगा, फुल्ली एनर्जेटिक रहेगा। पूरे काम निपटाने के बाद 1 घंटा आप वहां पे दे दीजिए। तो अगर आप 3 घंटे अपने हिसाब से, ये आपको डिपेंड करता है, आप 3 घंटा दीजिए। हो सकता है कि 3 घंटे का कंटेंट आप इतने अच्छे से समझ पाते हो कि 2 घंटे में उसको पूरा कर लें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये टोटली ये आपकी अपनी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इसमें हम आपको ये ज्ञान नहीं दे सकते कि इतने घंटे पढ़ो, रोज पढ़ो, यही पढ़ो ना, ये सब नहीं। पाठ्यक्रम को देखो, पाठ्यक्रम के अनुसार एग्जाम की डेट निर्धारित जो है उसके दिनों को देखो, उसके बाद कितनी क्लासेस, कितने चैप्टर्स है, चैप्टर्स को अपने टाइम के हिसाब से आप बांटिए, और यही सटीक तरीका होता है। अब चाहे इसको आप कछुआ चाल कह लीजिए, चाहे इसको आप खरगोश चाल कह लीजिए, आपके लिए वो आपकी अपनी चाल होती है, और उस अपनी चाल की वास्तविकता से मुकरना नहीं है। यदि आप 4 घंटे में चीजों को समझते हैं तो इसमें शर्म फील नहीं करना है कि मैं 4 घंटे में सीखती हूँ। यदि आप 1 घंटे में चीजों को सीख जाते हैं तो उसके लिए घमंड भी नहीं करना है कि आप 1 घंटे में सीख गए। तो ना तो शर्म चाहिए, ना घमंड चाहिए, हमें तो सिलेक्शन चाहिए, हमें वो काम करना है। जैसे मैम, अभी हम लोगों ने एक नया काम शुरू किया है कि हम पर डे प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं और क्लासेस भी चल रही हैं। तो ये बहुत कम संस्थानों के द्वारा हो पाता है कि वो पर डे प्रैक्टिस करवाएं। काफी कठिन काम होता है कि प्रश्नों को सेलेक्ट करना, जैसा कि आप मेहनत करती हैं, प्रश्नों को सेलेक्ट करती हैं, फिर वो प्रैक्टिस भी होती है और क्वेश्चन भी मतलब हल भी कराए जाते हैं, पब्लिक भी और अनलिस्टेड करके भी। अभी जो सबसे बड़ी समस्या आती है छात्रों के सामने, ज्यादातर तो यहाँ पर महिलाएं हैं। होम साइंस में मैं मानता हूं कि 97 या 98% महिलाएं ही होती हैं। यूपीएससी जो है वो निर्धारित करता है कि भाई आपको 6 अटेम्प्ट देने हैं, लेकिन फीमेल्स को जो अटेम्प्ट दिए जाते हैं वो केवल 1 अटेम्प्ट दिया जाता है। कहा जाता है कि भैया ऐसा है कि तुमको मैंने मैम के यहाँ एडमिशन करवा दिया है, तुमको 5-10 हजार रुपए दे दिए हैं, और देख लो भाई तुम्हारे पास यही समय है। जैसे आज एक हिंदी की छात्रा से मैं मिला तो उनके ससुर उनको रोज फोन करके परेशान करते हैं, भाई कब है तुम्हारा पेपर? तो पहले उसने बताया था कि दिसंबर में हो जाएगा, अब वो कह रही है कि मार्च में होगा। कहा भैया तुम क्या कितना बदल रही हो? तो कहीं मैं सर उनको कैसे समझाऊं कि पेपर मेरे मन से नहीं होगा तो गवर्नमेंट करवाएगी।
तो कहे जब गवर्नमेंट करवाएगी तुम घर आ जाओ, क्यों वहां बैठी हुई हो। तो यहां पर पुरुष समाज जो है वो एक अटेम्प्ट देता है और उसी एक अटेम्प्ट में उनको पास करना है। वही लड़कों के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। तो जिसके सामने ये चुनौती है, नहीं भी है तो लगभग सबके सामने है। पति अगर बहुत मिलनसार है तब भी वो कह देता है, वो कह ही देगा ताने में कि देख भाई तुझको मैंने इतना पैसा दिया है, घर से मैं तेरी लड़ाई किया हूं, तो देख ले आखिरी मौका है तेरे लिए, मैं सुनूंगा नहीं। फिर ऐसी छात्राओं के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या आप कहना चाहेंगी कि उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि उनको ये लग रहा है कि शायद ये आखिरी है, इसके बाद उनको पढ़ाई का ही मौका नहीं मिलेगा। इसमें देखिए सर, कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि ये जो आपने समस्या मतलब आपके हिंदी स्टूडेंट के लिए जो भी आपके पास कॉल आया था आपने बताया, लेकिन हमारे गृह विज्ञान विषय में मुझे लगता है कि 50% के ऊपर लड़कियों के साथ ये समस्या है। ठीक है, 50% लड़कियां जो है इस समस्या को रोजाना फेस कर रही हैं कि घर वालों को उन्होंने कह रखा है। ये तो आपने बात कही कि कोई लड़की घर से बाहर है, उसके पेरेंट्स पूछ रहे हैं। आप उन लड़कियों की मना स्थिति को सोचिए जो उसी घर में रह रहे हैं और सोते जागते कोई भी आ रहा है जा रहा है, अरे कब होगा तुम्हारा एग्जाम, क्या करोगी इतना पढ़ के, एग्जाम क्या होगा, ये होम साइंस भी विषय है क्या जिसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तुम तो अपना काम ही करो, घर का काम करो, या ऐसे ही बैठे पड़े रहती हो, ये है वो है वो है। तो इन सब चीजों से लड़कियां, औरतें, हमारे मतलब जो भी मैं फीमेल की बात कर रही हूँ इस विषय से रिलेटेड, वो क्या है बहुत तगड़े तरीके से जूझ रही हैं। हालांकि स्ट्रगल जो है जो स्टूडेंट्स मेल भी हैं लड़के भी हैं वो कर रहे हैं, हाँ, लेकिन सर की बात बिल्कुल इन्होंने करेक्ट पकड़ी है। जो लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं वो लड़के जो है अपने लाइफस्टाइल को सेट करने के लिए, एक नौकरी पाने के लिए, अपने परिवार के खर्चे को अपने कंधों पर लेने के लिए स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनके पास बैक सपोर्ट होता है। पेरेंट्स खुद कहते हैं कि नहीं बाबू नहीं, आगे हो जाएगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। लेकिन लड़कियों के साथ हमेशा से ये समस्या रहती है कि उनको नहीं बाबू नहीं ये शब्द कहने वाले बहुत कम मिलते हैं। आजकल चूंकि मॉडर्न टाइम है, बहुत अवेयरनेस आ गई, मैं ये भी नकार नहीं कह सकती कि नहीं मिलते हैं, मिलते हैं, लेकिन बहुत बहुत कम। मतलब उनकी जो परसेंटेज है वो आप मान के चले कि पॉइंटों में है, वो 1% तक भी मेरे ख्याल से नहीं पहुंचे हुए हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए यहां पे देखो बेटा, सीधी सी बात है, अगर ऐसे सिचुएशन से आप जूझ रहे हैं तो ये टोटल जो गेम है ना, मैं कह सकती हूँ ये खेल जो है ना, ये पूरा आपके हाथ का खेल होता है। आपके पेरेंट्स हैं, आपके पतिदेव हैं, आपकी सास हैं, आपके ससुर हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता है और उनको कॉन्फिडेंस में लेना ये आपका काम होता है। ठीक है, अब मान लो अगर आपके पेरेंट्स बार बार किसी काम के लिए फोन कर रहे हैं कि हाँ बेटा ये काम करना है, आप उनके सामने चढ़ बढ़ के अरे मैं तो नहीं करती, मैं तो पढ़ाई कर रही हूं, तो बेटा ऐसे सिचुएशन में तो कौन आपको कोऑपरेट करेगा, घर में तो कोई नहीं कोऑपरेट करेगा सर। अगर आप इस तरीके से मान लीजिए आप ज्वाइंट फैमिली में हैं, आपको खाना बनाना है और आप पकड़ के अपनी जेठानी को और सास को कहती हैं कि मैं क्यों बनाऊं, मैं तो टीजीटी की तैयारी कर रही हूं, मैं क्यों बनाऊं, मैं तो पीजीटी की तैयारी कर रही हूं। तो अगर आप ऐसे अकड़ के उनको बोलेंगी तो जब आपका एग्जाम नहीं होगा तो वही जेठानी जो है ना वो मेथी और बथुआ ले आके रख देगी कि तोड़ो इसको 1 घंटे तक, क्योंकि एग्जाम नहीं होने वाला है। बड़ी अकड़ रही थी, तुम बड़ी टीचर बनने वाली थी। तो बेटा ये क्या होता है, ये अपने हाथ में होता है। अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं, अगर डिले हो रहा है एग्जाम, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें संस्थान की कोई गलती नहीं है और पेरेंट्स भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, उनकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन आपको ये बात अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को समझानी पड़ेगी कि एग्जाम अभी नहीं हो रहा है, इसके लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। हम अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। एग्जाम हो जाएगा तो निस्संदेह हम जो है प्रयास करके इसमें सिलेक्शन ले लेंगे और उसके बाद सिलेक्शन के साथ ही हम आपके पास आने वाले हैं। तो ये टोटली जो है वो खेला ही, जैसे हमने ये कॉन्वर्सेशन जो शुरू किया था ना, वो कॉन्वर्सेशन ही शुरू किया था कि कैसे मीठा बोल लेते हैं और कैसे जो है वो बातों में सबको ले लेते हैं। तो बेटा ये खेला ही वही का, मैं बहुत बड़ी जगह से नहीं हूं, ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की बहुत छोटी जगह से हूं, गाजीपुर से हूं। और मैं ऐसी जगह से हूं कि मैं स्कूल से भी आती थी, अगर मैं ताइक्वांडो करके आती थी, अगर मैं एनसीसी से आती थी, मैं कहीं इंग्लिश के ट्यूशन से आती थी, तो हाल ऐसा था कि उस समय लाइट भी नहीं रहती थी और मेरे पापा चौराहे पे टॉर्च लेके खड़े रहते थे कि मेरी बेटी जो है साइकिल से आने वाली, अंधेरा है। तो मैं उस जगह से थी, मैं वहां पे थी, लेकिन मैंने अपने आप को हर जगह प्रूव किया, हर जगह प्रूव किया कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल मेरे लिए खड़े रहे, कि मैंने कहा कि मुझे पढ़ना है, मैं ऑलराउंडर, पढ़ने में आप मतलब हो सकता है सर मेरे व्यवहार में परिवर्तन आपको इसलिए भी दिख रहा हो क्योंकि केवल एकेडमिक में नहीं रही, मैं ओवरऑल जो है
चाहे डिबेट कंपटीशन हो, चाहे रंगोली कंपटीशन हो, फैशन कंपटीशन क्यों ना हो, अपने आप को हर जगह रिप्रेजेंट किया है। खूब जिंदगी के मजे हर लाइफ स्टेज पे मैंने लिए हैं। मेरी अवस्था में जितने मजे लिए जा सकते हैं, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, युवावस्था हो, अब प्रौढ़ावस्था हो, मैं कहीं भी चूकती नहीं हूं। अगर मुझे घूमना है, प्रयागराज आना है तो आ ही गई, और यहाँ पे मैं घूमने के लिए यहाँ पे खड़ी ही हो गई। तो ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है। ऐसा मैं नहीं कहती कि हो सकता है कि प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थितियां सभी के साथ हो, लेकिन प्रयास करने में क्या दिक्कत है। अगर आप ये प्रयास करते हो ना, तो एक मेंटल स्ट्रेस से आप खुद बाहर निकल जाओगे। जब आप प्रयास करोगे, मान लो रोज आप कन्विंस करो, रोज कन्विंस करो, फिर भी पापा कह रहे हैं अरे बेटा पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, तू वहां रह रही है, रहने का भेज रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो अपनी जगह सही है, लेकिन आपको अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है। उनको वापस उनको कन्विंस करते रहना है कि नहीं अब हो जाएगा एग्जाम, जैसे भी होगा। उनको ये चीज समझाना है कि एग्जाम कंडक्ट कराना आपके हाथ में नहीं है। तो ये चीज उनके लिए ये बहुत अच्छी बात मैम ने कही कि आपको शो ऑफ नहीं करना है। हाँ। और ये पढ़ाई कोई ऐसा नहीं कि आज हो रही है कल नहीं होगी, सतत काम है, हमेशा चलता रहता है। तो आप इसको जितना चुरा कर करें और जितना अंतर ध्यान होकर करें, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। और ये बहुत अच्छी बात मैम ने बताई। मैं अपने भी स्टूडेंट्स को ये बात जरूर बताऊंगा। सर वो मैं एक चीज और मैं बता रही थी, मतलब लेक्चर्स कई बार रेगुलर क्लास की बच्चे बोलते हैं कि मैम जब आप क्लास लेती हैं तो हम लोग उस समय सुन नहीं पाते हैं। तो मैंने एक बार क्लास में बच्चों को बोला था, मैंने कहा सुन नहीं पाते हैं, ये क्या भाषा हो गई। मैंने कहा मोबाइल में देखते हो यार, आप रोटी सेक रहे हो, मोबाइल में चला के छोड़ो ना। आप दुनिया भर के आप इधर उधर के चैट शोज देखते हो, आप इधर उधर के देखते हो, इतनी भी बुरी आवाज नहीं है मेरी, आप लगा के छोड़ दो, आप सुनते रहो। क्योंकि केवल पढ़ाई में आप जो देख रहे हो ना, आप देख करके जो स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो, जरूरी नहीं है केवल वही काम करे। लिसनिंग भी बहुत जरूरी होती है, जो सुनने की क्षमता होती है। स्पेशली मैं ये बात आज फोकस में लेकर के आपको कह रही हूं, जो लोग सुनने में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होते हैं, याद रखिएगा आप जो पॉइंट तैयार करने की कोशिश करते हैं ना, कंटेंट लिसनर्स, जो अच्छे लिसनर्स होते हैं ना, उनके पास बहुत अच्छे जो है वो मेमोरी में सेट होते हैं। तो स्मृति में कोई चीज गई, जब वापस जरूरत होगी तुरंत रिकॉल हो जाएगी। लेकिन आप आया राम और गया राम रोज रोज करोगे, वीडियोस पे करोगे, तो वो आया राम गया राम पूरे टाइम के लिए रहेगा। तो आप वैसा ना करें, आप सुनते रहे। हमारी होम साइंस वाली तो देखिए सुनती हैं, अब आप लोगों की आवाजें कैसी हैं बाकी मेरे तो काम करते करते लड़कियां सुनती रहती हैं, जब समय मिलता है उनको वो भगा भगा के फिर वापस जो है अपने नोट्स बनाती हैं। तो कुछ चीजें जो है आज चूंकि न्यू ईयर पे पहली बार हम इंटरेक्ट हो रहे हैं आप लोगों से, कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगी। मैंने पहले भी कहा है कि प्रतियोगी परीक्षा में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये डेडिकेशन तो देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। और काम करने में लिखने से कभी जी नहीं चुराना है, ये भी मैं आपको बार बार बोलते रहती हूँ। जो लिखने से जी चुराया वो प्रतियोगी परीक्षा से उसने अपने आप को ही खुद से ही बाहर कर लिया। तो लिखने से जी नहीं चुराना है। कंटेंट जो है सॉलिड, आपकी मौलिक किताबें हैं, उनको ही आप बेस बुक्स को ही जो है वो प्रायोरिटी दीजिए, उन्हीं को अध्ययन में लीजिए। अच्छे टीचर्स को पकड़िए, मैं ये नहीं कहती मुझे ही पकड़िए, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूं। मेरे जैसी हर अच्छी टीचर आपको चाहे विद्यालय में मिले, चाहे महाविद्यालय में मिले, चाहे किसी कोचिंग संस्थान में भी मिले, आप अच्छे टीचर की गाइडेंस लीजिए जो आपकी उंगली को कम से कम पकड़ के चल सके। ठीक है, ऐसे लोगों की उंगली मत पकड़िए जिनकी सैंडल खुद पकड़ करके वो अपनी हिल को भी कैरी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो खुद ही गिर जाएंगे, तो सर आगे लेकर के गिरेंगे। तो जिनका खुद का भविष्य नहीं पता, जो आपके साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं वो आपके गुरु बनेंगे और बहुत लंबे समय तक रहेंगे, तो वो आप ही की सीट पे फाइट कर रहे हैं। ये चीज और बता दूं मैं, ठीक है, ये इन्हीं बच्चों के साथ जो है इन्हीं की सीट पे वो लोग फाइट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से बचे। एक्सपीरियंस टीचर्स, एक्सपीरियंस लोग, चाहे आपके स्कूल में हैं, चाहे महाविद्यालय में हैं, चाहे ऐसी जगहों पे, उनके एक्सपीरियंसेस लीजिए, क्योंकि वो आपको बेसिक किताबों से ज्ञान देंगे। वो आज क्या, ये जो अभी मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत छलावा हो गया है आजकल बच्चों के साथ, बहुत मैं तो मानती हूँ कि छल तो खूब ही हो रहा है, लेकिन चूंकि हमारी ये लड़कियां रह गई ना, तो ये छल को समझ जाती हैं। तो ये समझ, इनको पता है कि एक ही बार मुझे समय मिलता है और एक ही बार में मुझे ढंग से कर लेना है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी। कौन कौन से कोर्स आप शुरू करने वाली हैं नए साल में? नए साल में मैं प्लान कर रही हूँ नेट के लिए स्टार्ट करने के लिए, और टीजीटी पीजीटी हमारा चल ही रहा है, और एलटी ग्रेड हो सकता है। एलटी ग्रेड का जैसे अभी वैकेंसी हम लोग देखते हैं। अभी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर भी मध्य प्रदेश में आया है,
असिस्टेंट प्रोफेसर का तो सिलेबस उसका थोड़ा सा वाइड है, क्योंकि मैंने जैसे बोला समय के अभाव के कारण मैं पढ़ाना तो खूब ही चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय की बाध्यता रहेगी, तो उस पर विचार किया जा सकता है। मैं अभी कंफर्म तो नहीं कर पाऊंगी। प्रैक्टिस बैच भी कह रही थी। हाँ, प्रैक्टिस बैच कर सकते हैं। प्रैक्टिस बैच जो है उसका शेड्यूल कुछ कर सकते हैं, वो प्लान कर लेंगे। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और जो उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है 2 चैप्टर, तो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर भी आप शुरू करेंगे इस बार? मैंने बहुत पहले कह रखा है आपको, कभी भी शुरू हो जाए स्टूडेंट्स आपके, देखो सब सुन लो, फर्स्ट पेपर की क्लास शीघ्र स्टार्ट होने वाली है, और सबके सब, ये कहाँ गया नंबर, ये रहा, ये नंबर है, ठीक है। तुरंत कांटेक्ट करना है और तुरंत जो है वो आप पूछिए बैच कब से स्टार्ट कर रहे हैं। आप सिरदर्द करा दीजिए कोचिंग वालों का कि कब से फर्स्ट पेपर शुरू होना है और मुझे पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट पेपर शीघ्र जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। फर्स्ट पेपर के लिए आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैम जैसे यूजीसी थोड़ा सा टाइम लेता है, तो यूजीसी कितने दिन में तैयारी हो सकती है, और यूजीसी के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, और टीजीटी पीजीटी के साथ कितना यूजीसी कवर कर सकते हैं और कितना उससे डिफरेंट हमको तैयारी करनी पड़ेगी? देखिए, टीजीटी के सिलेबस की यदि हम लोग विषय की बात करें, टीजीटी और पीजीटी के विषय की यदि हम लोग बात करें, तो जो कोर्स का कंटेंट है टीजीटी और पीजीटी के अंदर, वो नेट के कोर्स कंटेंट का मात्र 30% के आसपास ही टच करता है। लेकिन चूंकि अप्रोच जो है दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन के अप्रोच होते हैं उनमें बहुत भिन्नताएं हैं, बहुत ज्यादा भिन्नताएं हैं। जो टीजीटी पीजीटी है वो हमारे अंदर के क्वेश्चंस को निचोड़ता है, ठीक है। टॉपिक्स कम दिए हैं, लेकिन उन टॉपिक में वो कहां से डूब करके क्वेश्चन पूछेगा हमें नहीं पता होता है। और नेट की जब हम लोग बात करते हैं तो उनमें आपके टॉपिक्स बहुत ज्यादा होते हैं जिसका कोई कोरिलेशन नहीं होता है। तो स्कैटर्ड टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक्स हैं, अब उनको थोड़ी हमें मेहनत करनी होती है कि हम सीक्वेंस वाइज करके उनका अध्ययन करें। और यूजीसी नेट पूरा खेला ही कॉन्सेप्ट क्लियर का है, हकीकत बता रही हूं मैं आपको। आप सोचे कि आप केवल एक गाइड पढ़ करके, आप सोचे कि आप प्रैक्टिस कर करके यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लें। आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, जेआरएफ कभी नहीं ले पाएंगे। जेआरएफ के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना, और जेआरएफ के लिए आपके सब्जेक्ट के साथ साथ कॉमन पेपर का तैयार होना बहुत जरूरी है बच्चों। केवल विषय की तैयारी से नेट जेआरएफ नहीं निकलता है। नेट जेआरएफ का मतलब होता है कमर कस के तैयारी का मतलब है 150 क्वेश्चन की तैयारी। 100 क्वेश्चन के भरोसे यदि आप जा रहे हैं तो आप वैसे ही 4 हथियार कम लेके जा रहे हैं युद्ध में। अब सामने वाले के पास वही हथियार हुए, फिर आप क्या करेंगे? तो वही वाली बात होती है, आप जिस टॉपिक को छोड़ के जाते हो ना, कई बार क्या होता है कि हमारा भाग्य पूरे टाइम साथ नहीं देता है। जिस टॉपिक को छोड़ के गए ना, उसी टॉपिक से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, एक भी नहीं आएगा, 4 आ जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में ये गलती बहुत भारी पड़ती है। तो रटने की बजाय, बार बार घोटा मारने की बजाय, हाँ फैक्ट तो सर रटे ही जाएंगे, वो तो भूलना मना है। मैं बार बार कहती हूँ प्रतियोगी परीक्षा है तो भूलना मना है, लेकिन कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, फैक्ट आए, कंसेप्ट आए, नीचे से क्वेश्चन आए, अंदर से आए, प्रकारों से आए, कैसे भी आए, आप हर तरीके से सक्षम होंगे उसको करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट का क्लियर करना बहुत जरूरी है। जबकि टीजीटी तो किताबें, यदि मैं ये मानती हूँ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों का घोटा मार लिया जाए ना, टीजीटी बच्चा निकाल सकता है। अच्छा, अगर सीरियसली, अगर उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12th स्टैंडर्ड तक की होम साइंस में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 9वीं से लेके 12वीं तक समझ में आ गया है, टीजीटी बहुत आराम से निकल सकता है, बहुत अच्छे से निकल सकता है। मैम जैसे बाकी विषयों की तो नए बैचेस 2 तारीख से स्टार्ट हो जा रहे हैं, तो आपकी क्या योजना है, कब से नया बैच स्टार्ट कर रही हैं? देखिए, अभी तो मैं यहाँ पे आई हूँ, आप मुझे 1-2 दिन दीजिए, 1-2 दिन के बाद मैं अनाउंस करती हूँ। मेरा भी बैच कल से नया स्टार्ट हो रहा है, प्रीमियर लग रहा है, बिल्कुल आप लोग एंजॉय कीजिए। होम साइंस वाले बच्चे, मैं नहीं हूँ तो क्या, मेरी क्लास चलती रहेगी। मुझे लगा कहेंगे मैं नहीं तो कौन बे। कौन आपका वही था, तो मैं तो डर गया था। तो बड़ा अच्छा लगा आज की बातचीत में। वैसे आप सब कोई कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हैं तो जल्दी से पूछ लीजिए, मैं भी कुछ उसमें अगर बता सकूंगा तो बता दूंगा। और मैम से तो आप लोग लगातार पूछते ही रहते हैं। मैम के सारे विषय जो कोर्सेज हैं उसके नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का बैच स्टार्ट हो रहा है, यूजीसी नेट होम साइंस का बैच स्टार्ट हो रहा है, ईएलटी गेट और जीएसटी प्रवक्ता होम साइंस का बैच स्टार्ट हो रहा है, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ साथ होम साइंस प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है ब्रह्मास्त्र बैच। ये आखिरी ब्रह्मास्त्र, इसको छोड़ने के बाद कोई बचने वाला नहीं है। तो ये ब्रह्मास्त्र बैच हम लोगों ने बहुत दिन मेहनत करके तैयार किया है, जो कि हर एक चैप्टर पर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब पर अपनी नजर रखेगा और प्रैक्टिस करवाएगा। तो कोई भी प्रश्न
छूटने ही नहीं पाएगा। तो अभी तक हम लोग कहते हैं कि भाई 90% हमारे पढ़ाए हुए आ जाएंगे, लेकिन ब्रह्मास्त्र बैच से कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये तो आप जानते ही हैं कि जब से ये धरती है, जब से ये युगों का परिवर्तन हो रहा है, ब्रह्मास्त्र से कोई नहीं बच पाया है। तो ब्रह्मास्त्र जो श्रृंखला है, इससे कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा, वो सारे के सारे प्रश्न इसमें आ जाएंगे। सर एक्चुअली जो अभी बैच में जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, मैं मानती हूँ कि वो कहते हैं ना भाग्यशाली, वो सौभाग्यशाली हैं। वो लोग क्या हैं? सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उनको केवल इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि टीजीटी ही केवल निकालना है। उनको इस लेवल पे पढ़ाया जा रहा है कि कल को वो टीजीटी बन गई, पीजीटी बन गई, तो भैया अपने बच्चों के सामने कैसे पढ़ाओगे, क्या करोगे, क्या उनको रिप्रेजेंट करोगे। तो उनको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ मैं। तो टॉपिक को इतना डूब कर इतना अच्छे से करा देती हूँ ना कि उस टॉपिक में तो बच्चे की कोई मैं बोलती हूँ ना कि जैसे कुछ भी डाउट या कोई ऐसी रह नहीं पाता है। साथ ही साथ मैं पढ़ा रही हूं, मेरे पढ़ाने के साथ उसी टॉपिक के कम से कम 20-30 क्वेश्चन तो बोर्ड पे हैंड टू हैंड पढ़ाते ही कराते रहती हूं। अब उसके बाद जो है हमारा जो वीकली चलता रहता है प्रैक्टिस सेट, वो भी मैं लेते रहती हूं। वो भी मैं ज्यादातर इर्द गिर्द जो टॉपिक बैच में कराती हूं उन्हीं के इर्द गिर्द लेती हूं। और उसके बाद आप देख लीजिए, जैसे सर ने कहा ब्रह्मास्त्र, तो सोने पे सुहागा ये हमारा प्रैक्टिस बैच है। तो प्रैक्टिस बैच में जो कोई स्टैंडर्ड, किसी तरीके की अप्रोच, कोई कंटेंट मान लीजिए मेरे से क्लास में मिसिंग था तो वो मेरे प्रैक्टिस सेट में आ गया। मेरे प्रैक्टिस सेट से भी अगर कुछ मिस हुआ वो ब्रह्मास्त्र में आपके आ गया। तो आपको हमने कहीं से नहीं कुछ छोड़ा है, आपको हम जो है जो भी चाहिए हम पूरी तरीके से आपको लेस कर रहे हैं, पूरी तरीके से आपको उस चीज से अवगत भी करा रहे हैं, पूरी तरीके से वो चीजें आपको दे रहे हैं। अब समय पड़ने पर उपयोग करना आपकी जिम्मेदारी है। उसको कितना आप याद कर पाते हैं, कितनी आपकी ग्राह्यता है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सब का सब जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप लोग पूछ रहे हैं कि कैसे एडमिशन लेना, फीस कितना है, तो आप लोग व्हाट्सएप कर लीजिए नंबर पर। संस्था का जो नंबर है आपके स्क्रॉल में भी चल रहा है 9628959237 पर। तो अभी तो 90% तक का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आपको ऑफर का फायदा भी मिल जाएगा, एडमिशन भी मिल जाएगा। और ये यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का बैच, जितने भी बैचेस मैंने बताए हैं इसी सप्ताह शुरू हो जाएंगे। मैम ने बताया ना कि वो जिंदगी को बहुत अच्छे से जीती हैं, तो अभी मैम घूमने के प्रक्रिया में है, तो 2-3 दिन लग जाएगा। इसके बाद इसी सप्ताह में सारे फ्रेश बैचेस आप सबके स्टार्ट हो जाएंगे और आप लोग पढ़िए। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैम जो पढ़ा रही हैं, जो कर रही हैं, बहुत मन से करती हैं। और जैसे कई बार एक संस्था चलाने के तौर पे मैं कहता हूं कि मैम थोड़ा सा आप जल्दी कोर्स खत्म करिए, या जो है थोड़ा सा स्पीड देख लीजिए, या कंटेंट, तो मैम कहती हैं कि कुछ भी हो जाए, मुझे 4 घंटे भी पढ़ाने पड़ेंगे तो ठीक है, लेकिन मैं सेटिस्फाई करूंगी बच्चों को, पहला काम। दूसरा चीज ये है कि मैं ये सोचती हूं कि अगर बच्चा पढ़कर जाए परीक्षा देने तो ये ना कहे कि मैम ने ये नहीं पढ़ाया या मैम ने ये पढ़ाया था, मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, तो वो यहां से पूरी तरह संतुष्ट होके जाए। यहां पर रहे या कहीं पर रहे, वो कम से कम मुझे गालियां न दे कि मैम ने कुछ नहीं पढ़ाया। मैं मतलब अच्छी नींद सोती हूँ, आप ये बिलीव कीजिए। मतलब इतने साल हो गए मुझे, और इतने सालों में आज की डेट में भी मैं बहुत अच्छे सुकून की नींद जीती हूँ। अभी जितने लोग भी जो है आजकल उथल पुथल की दुनिया में जो है, हालांकि भागा दौड़ी की दुनिया है, मैं भी सुबह 5 बजे खड़ी होती हूँ, रात में 11:30-12 बजे मैं भी बेड पे जा रही हूँ, लेकिन उस उथल पुथल पूरे दिन भर के अपने क्रियाकलापों के बाद बहुत सुकून की नींद में जीती हूँ। और बहुत सुकून की नींद में इसलिए जीती हूँ क्योंकि पूरे दिन में जो काम करती हूँ ना, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन रहता है, मुझे पूरी संतुष्टि रहती है कि आज मैंने अपने बच्चों को अच्छा बना के खिलाया, कोचिंग के जो बच्चे चाह रहे थे मैंने उनको बहुत अच्छा पढ़ाया, ये मुझे मिलने आए थे मैंने इनको समय दिया, उसका कॉल आया था उस लड़की को मैंने तुरंत कॉल बैक किया, तुरंत मैंने उससे पूछा क्या समस्या थी। और इन सब चीजों में तो आप मुझे पीछे कर ही नहीं सकते हैं, आप कभी नहीं कर सकते। मेरे पास कभी आपने कॉल किया हो और कभी मैंने कॉल बैक नहीं किया हो, ये तो आप जो लोग करते हैं, जो जानते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इतना समय मैं इतने बिजी शेड्यूल से आपको समय इतना दे देती हूँ, किसी कोचिंग में कोई टीचर सर पर्सनली नहीं देता। मैम एक पर्सनली क्वेश्चन आ रहा है, लगातार बच्चे कहते हैं कि मैम अगर आपका किसी तरह से मुझे नोट्स मिल जाए तो मैं पास कर लूंगी। या बहुत ही धारणा होती है, लोग चोरी से नोट्स बेचते हैं, खरीदते हैं। मैंने देखा कि आपके नाम के नोट्स प्रयागराज में बिक रहे हैं और दिल्ली में मैं रहता हूँ, तो दिल्ली में मैंने देखा कि 1-2 जगह आपके नाम के नोट्स बिक रहे हैं, टीचर्स अकेडमी का और ये किरण मैम।
तो क्या केवल नोट्स पढ़ के किसी का कोई क्वालिफाई कर सकता है? क्या ये संभव है? नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। नोट्स पढ़ के कभी कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता है, मैं आपको पहले बता दूं। क्योंकि जो नोट्स दिया गया है, आप हैंड रिटन नोट्स ही मेरे ही क्लास के किसी बच्ची का ले लीजिए, कॉपी करा लीजिए, लेकिन जिस समय आप पढ़ते हैं और जिसने वो नोट्स बनाया है, दोनों की विचारधारा में रात दिन का फर्क होता है। जिसने क्लास को अटेंड किया उसने नोट्स पे वही पॉइंट अंकित किए जो उसको या तो बहुत अच्छे से समझ में आ गए या उसके समझ में नहीं आए। इसलिए उसने क्या किया, नोट्स पे लिख लिया कि जब मैं रिवाइज करूं तो इसको रिवाइज करूं, या फिर उसने नोट्स पे इसलिए लिखा क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है तो लिख लेगा, तो जब परीक्षा का टाइम आएगा तो वो उसको पढ़ लेगा। लेकिन क्लास में बेटा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो क्लास के दौरान ही समझाई जाती हैं, जो लिखने वाले के दिमाग में है, वो तो नोट्स में नहीं डाला ना उसने। तो आधी अधूरी, आप आधा अधूरा ज्ञान लें, इससे बेटर है कि आप बात करें। आप समय को लेकर के सक्षम नहीं हैं, आप पैसे को लेकर के सक्षम नहीं हैं, आपके पास कौन से रिसोर्स की कमी है। हम यहाँ बैठे हैं बेटा, हम अध्यापक हैं, ये कोचिंग संचालक है, ये खुद में भी अध्यापक है, मैं भी संचालक हूं, मैं भी अध्यापक हूं। लेकिन जब कोई पढ़ाई में आगे निकलना चाहता है और उसको किसी तरीके की कमी होती है, आप बिलीव कीजिए, ना तो मैं और ना तो सर कभी कोई आपको ये नहीं कहेगा कि तुम इतना पैसा लाओगी तो ही पढ़ाएंगे। ये कभी कोई अच्छा टीचर आपको नहीं कह सकता। आप फोटोकॉपी कराते हैं, आप अगर 1000 पेज की कॉपी कराते हैं फोटोकॉपी, आप 500 रुपए तो फोटोग्राफर फोटोकॉपी वाले को देते हैं। 1 रुपए की 2 कॉपी होती होगी सर? हाँ जी मैम। तो आप 500 रुपए तो उस फोटो कॉपी वाले को देते हैं ना। उस 500 रुपए से आप क्या लेते हैं? आप पता नहीं 30% भी ज्ञान ले रहे हैं उससे या 20% ले रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है, 500 रुपए तो तुमने उसके लिए दिए, उसके बाद तुम प्रैक्टिस सेट के लिए किताब भी खरीदोगी, वहां से खरीदोगी, वहां से खरीदोगी, वहां से खरीदोगी, फिर आपका वो मेरे नोट्स आपने लिए, फिर आपकी कोई दूसरी फ्रेंड बोलेगी वो दूसरे कोचिंग के टीचर के भी नोट्स आप इकट्ठे करेंगे। तो इन सब जंगालों से मैंने आपको बोला ना कि तैयारी करनी है, जिसको सिलेक्शन चाहिए उसको एक अच्छे पथ प्रदर्शक की जरूरत होती है, एक अच्छे मेंटोर की जरूरत है, एक अच्छे गाइड की जरूरत है। तो आपको अगर लगता है कि पैसा ही प्रॉब्लम है इसीलिए केवल आप नोट से पढ़ते हैं, तो आप बात कीजिए, संस्थान में बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, सर से बात कीजिए। अभी इतना डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये क्यों दिया जा रहा है? हमें थोड़ी ना शौक है कि अचानक से हमारी 10,000 रुपए फीस थी और हम 900 रुपए में दे रहे हैं। हमें क्या शौक है भाई, हमारे पास 10,000 आएंगे तो हमारा ही प्रॉफिट होगा ना, हम क्यों लॉस खाएं? लेकिन ये लॉस नहीं कहा जा रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि जिन बच्चों तक नहीं गया कंटेंट, जो बच्चे हमारे तक नहीं जुड़ पाए, चाहे पैसा ही संसाधन क्यों ना हो, वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़ जाएं, इसी क्वालिटी के साथ जुड़े, उनका क्वालिटी डाउन नहीं हो, उनके लिए हम अलग से बैच नहीं बनाएं, उनको शॉर्ट ट्रिक से नहीं पढ़ाएं, आपको उन्हीं के साथ जोड़ रहे हैं जो पूरी फीस दे करके बैठे हुए हैं। तो आप कहां से कम रहे? बस यही है कि देखो कुल मिलाकर के जो है ना, दिमाग लगाना है तुमको कि तुम्हारे लिए फायदे का सौदा कौन सा है। सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैम जो है, जो विधवा महिलाएं हैं या जो तलाकशुदा है, परित्यक्त हैं, या जो 50% से ज्यादा विकलांग है, उनके लिए होम साइंस की कक्षाएं फ्री हैं। ऑनलाइन टीचर्स एकेडमी पर आपको फ्री में मिल जाएगा, कोई भी आपको पैसा नहीं पे करना है। लेकिन उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है। आपको मेल करना पड़ेगा teachersacademyfoundation@gmail.com पर। यहां पर आप मेल कर देंगे, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और होम साइंस का आपको फ्री में बैच मिल जाएगा, 0, 1 भी रुपया आपको नहीं देना है। तो हम लोग खुद उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जो समाज से कटे हुए हैं, किसी न किसी तरह से समस्या में है, या जो छात्र हमारे किसी बैच में पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि मुझे होम साइंस के दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना है या दोबारा पढ़ना है। तो सबका हम ध्यान रखते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप सफल हो। और ये जो फीस ले रहे हैं 90% डिस्काउंट के साथ, ये फ्री समझिए, क्योंकि जो 10% ले रहे हैं वो ऐप का जो सब्सक्रिप्शन है, ऐप का डाटा है, ऐप का स्टोरेज है, ये सारी सर्वर है, इन सब में वो चला जाता है। और अगर ये कोर्स 6 महीने से ज्यादा दोबारा अगर इसकी वैलिडिटी बढ़ानी पड़ती है तो उतना पैसा फिर से लग जाता है। तो कुल मिलाकर हम आपको जोड़ना चाहते हैं, आपको सफल बनाना चाहते हैं। अगर आप सफल हो गए तो आप 10 लोगों से जाके बताएंगे कि मैंने मैम से पढ़ा था, इस संस्थान में पढ़ा था, तो वही हमारी कमाई है। तो मुझे लगता है कि आज पूरी बातचीत हो गई है। आप लोग लगातार बने रहे। मैं देख रहा था कि आज नोटिफिकेशन नहीं गया, फिर भी 100 लोगों के करीब आके लोग देख लिए हैं, लेकिन लाइक कमाए हैं। मैं देखता हूं कि मैम रहती हैं तो पूरे बराबर लाइक रहते हैं, मैम के साथ मैं खड़ा हूं आजकल मैंने भी सीखा है। पहले मैं भी नहीं बोलती थी, लेकिन आजकल मैं बोलती हूँ, भिड़ते ही फटाफट लाइक करो, क्योंकि करते ही नहीं है बच्चे। क्या है कि बस या तो उनको इतना पसंद आता है ना पढ़ाई करना, अब मैं यही सोच सकती हूँ ना, देखो नहीं करते हैं तो मैं तो अपने आप को
आपको मनाऊंगी ना, मैं तो यही सोचूंगी या तो इतना तल्लीन हो जाते हैं कि जुड़ते ही मैडम के एक भी शब्द छूटने नहीं चाहिए, वो तुरंत 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 वो जुड़े रहते हैं कि पीछे जाके लाइक ना करना पड़े, और उसमें भूल जाते होंगे सर। हाँ, तो वही मामला है। मुझे लगा कि मैं खड़ा हूँ आपके साथ भी लाइक ना आया हो, आप अकेली रहती है तो बराबर लाइक रहते हैं, जितने बच्चे लाइव उतने लाइक रहते हैं। नहीं भाई ऐसे नहीं करो, लाइक फटाफट फटाफट, जितने भी लोग हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, इतनी बुरी शक्ल भी नहीं है, फटाफट से लाइक हो जाना चाहिए, एकदम से लाइक हो जाना चाहिए, तुरंत लाइक कर देंगे और इसको शेयर कर देंगे। ये बात सत्य है कि काफी कम समय में लिंक जो है वो जनरेट हुआ है, मैं तो खुद इससे आने से पहले ही जो है मैंने लिंक को देखा है, तो आप लोग जरूर इसको शेयर कीजिए। और जितनी बातें हम लोगों ने कही है, दिस इज नॉट प्रमोशनल वीडियो, ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाली चीज है। आपकी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप जिन चीजों से रूबरू हो रहे हैं, जिन चीजों से जूझ रहे हैं, इस नए साल में हम प्रयास करेंगे सर थोड़ा सा उनको जो है वो उबारे, क्योंकि ये जो सम्मान यहाँ लिखा हुआ राज्य स्तर केंद्र स्तर, ये बिलीव कीजिए ये सब मिला ही मुझे महिलाओं के लिए काम करने में, और महिलाओं के लिए काम करने में वो प्लीज आप वो बेचारी और इन सब के लिए मत सोचिएगा। महिलाओं के लिए काम करने का मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अवेयरनेस मैंने डाली है, बहुत अवेयरनेस डाली है, और आज भी मैं इस चीज पे कायम हूं। जब तक मेरी सांस चलेगी शिक्षा में मुझे कोई पीछे कर नहीं सकता है, क्योंकि ये मेरी चॉइस है, इसको मैंने चुना है, किसी ने मेरे ऊपर फोर्स नहीं किया है। कोचिंग संस्थान से जुड़ना, कोचिंग संस्थान चलाना, पढ़ाना, ये सब मेरी अपनी चॉइस है। तो जहां अपनी चॉइस होती है वहां क्या होते हैं, दोनों हाथ खुले होते हैं, उठा लो इधर, सब खुला है, जरूरत पड़े तो मिठाई भी उठा के खा सकते तो हैं। मिठाई की बात आ चुकी है। प्रयागराज संस्थान, प्रयागराज की धरती की तरफ से, टीचर्स एकेडमी परिवार की तरफ से, और क्योंकि मैम पहली बार आई है संस्था पे, तो हम लोगों ने कहा सबका मुंह मीठा कराया जाए, और शुरुआत हम लोग मैम से करेंगे। मैम बिल्कुल, मैं मुंह मीठा कराती हूँ। थैंक यू। बिल्कुल नहीं मैम, आपको खाना पे अरे सर हम लेंगे, नहीं प्लीज। हम लोग कहते हैं मैम हर चीज में स्मार्ट है, देखिए यहाँ पर स्मार्ट हो गई। तो बहुत अच्छा सेशन रहा, बड़ा अच्छा लगा, सारे लोग जुड़े रहे। अब आप लोग नए बैच के लिए जो भी जानकारी चाहते हैं व्हाट्सएप कर लीजिए। बहुत बहुत जितने लोग भी जुड़ना चाहते हैं नेट के लिए, ठीक है।